नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो वॉच की होगी उनको पता होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को एक डिफरेंस मेंटेन करवाया था कम्युनिटेरियन में और लिबर्टेरियंस में। लिबरल्स, लिबर्टेरियंस और कम्युनिटेरियंस में डिफरेंस है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूं, लिबरल्स अलग कहते हैं, लिबर्टेरियंस अलग कहते हैं, कम्युनिटेरियन अलग कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, मार्क्सिस्ट अलग कहते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट अलग कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट अलग कहते हैं, राइट। तो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है मैंने आप लोगों को बताया था भाई। माइकल वाल्जर, माइकल सैंडल और चार्ल्स टेलर जो हैं, ये तीनों जो हैं कम्युनिटेरियन हैं। राइटिंग अच्छा नहीं है भाई, मैनेज कर लो किसी तरह से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ज्यादा अच्छे से। माइकल सैंडल और टेलर जो हैं ये कम्युनिटेरियन है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन और नॉजिक जो है, रॉबर्ट नॉजिक जो है, ये लिबर्टेरियंस हैं, राइट। सो कम्युनिटेरियन वो हो गए जो कम्युनिटी की बात करते हैं, लिबर्टेरियन वो हो गए जो इकोनॉमी की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि स्टेट का लीस्ट ऑफ द लीस्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए इन इकोनॉमिक मैटर में, राइट। लिबरल्स कहते हैं स्टेट का लीस्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए इन हमारी लिबर्टी में, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल लिबर्टी में स्टेट का लीस्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए। बट लिबर्टेरियन कहते हैं स्टेट का लीस्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए इकोनॉमिक मैटर में, राइट। बट जो कम्युनिटेरियन है वो कहते हैं कम्युनिटी हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है देन इंडिविजुअल। तो अब ये मैच करना है आपको लिस्ट, किस किस ने क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं। देखो, शेयर्ड लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी रिड्यूसेस म्यूचुअल ओपेसिटी एंड अलोज कॉमन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग टू एमर्ज। तो यहां पे देखो कम्युनिटी का आया हुआ जिक्र, तो इसका मतलब कम्युनिटी के फिलोसोफर कौन है भाई? माइकल सैंडल। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कम्युनिटेरियन, टिक कर दो माइकल सैंडल को यहां पर। सेकंड पढ़ते हैं, सेल्फ डायरेक्टिंग इंडिविजुअल इज द ओनली बेसिस ऑफ सोशल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक सक्सेस। इकोनॉमी की बात हो रही है, दैट मींस लिबर्टेरियंस की बात हो रही है। तो इकोनॉमी में ये कौन से लिबर्टेरियन है? हाइक की बात कर रहे हैं। क्यों ये हाइक की बात कर रहे हैं? ये क्यों मिल्टन फ्रीडमैन और नॉजी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं बताता हूं अभी आपको, देखो यहां पे क्लियर हो जाएगा। A just initial appropriation of resources make just subsequent economic inequality resulting from it। यहां पे रॉबर्ट नॉजिक जो है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, रॉबर्ट नॉजिक एक थ्योरी देते हैं, पुरानी वीडियो जाके देखो, मैंने बताया है एंटाइटलमेंट की थ्योरी देते हैं रॉबर्ट नॉजिक, राइट। एंटाइटलमेंट का क्या मीनिंग होता है? एंटाइटलमेंट का मीनिंग होता है इनिशियल एप्रोप्रिएशन। इनिशियल एप्रोप्रिएशन जिसका मीनिंग ये हो गया कि वसीयत, उर्दू में इसको वसीयत कहते हैं, इंग्लिश में मुझे पता, हिंदी में पता नहीं है क्या कहेंगे, जिसका मतलब वसीयत। आपके फादर ने आपको जमीन दे दी, प्रॉपर्टी आपकी वसीयत में हो गई। नो, इट इज योर राइट, यू आर एंटाइटल्ड फ्रॉम योर फादर, this property is entitled to you from your ancestors. No, there is complete right, you have a complete right to access this property, to use this property for your own ends, जैसे भी आप यूज करना चाहो। आपको जो लिबर्टेरियंस वो ये कह रहे हैं कि why should I give my property to someone who is not working at all? Why should I give? इसीलिए वो कहते हैं कि ये मेरा इनिशियल एप्रोप्रिएशन है, ये मेरा एंटाइटलमेंट है, मैं क्यों किसी दूसरे को दूंगा। जब स्टेट कहती है कि हमें लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करके गरीबों को भी बांटनी है और अमीरों के पास इतनी लैंड रहनी चाहिए, वो कहते हैं नहीं, हमने हार्ड अर्नड लैंड है, हमारे बाप दादे ने कमाई है, हम किसी को नहीं देंगे। ये पर्टिकुलरली ये कॉन्सेप्ट चलता है वेस्टर्न कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज में, नॉर्डिक स्टेट्स में, जैसे फिनलैंड आ गया, नॉर्वे आ गया, स्वीडन आ गया, वहां हैवी टैक्स चार्ज किया जाता है अमीर लोगों से। तो क्योंकि डेवलपमेंट इंडेक्स आपको पता है नॉर्डिक कंट्रीज का सबसे ऊपर का होता है, तो वो कहते हैं कैसे वो डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर होता है? क्योंकि रिच लोग टैक्स ज्यादा पे करते हैं। अब ये लोग ये कहते हैं लिबर्टेरियंस कि हम टैक्स ज्यादा नहीं पे करेंगे। हम क्यों पे करें भाई गरीब लोगों के लिए? वो खुद कमाएं और खाएं, वो गरीब है, वो कहते हैं इसलिए क्योंकि वो काम नहीं करते। हमारे पास ये एंटाइटलमेंट है, ये हमारा इनिशियल एप्रोप्रिएशन हमारे बाप दादे ने दिया और अगर हमारी मर्जी आएगी तो हम देंगे। आप स्टेट हमें फोर्स नहीं कर सकती, स्टेट कंपलसरी लॉ इंपोज नहीं कर सकती कि हमें देना ही देना है। इट इज टोटली अप टू अस। देंगे भी तो हम एक मिनिमम देंगे, आप मैक्सिमम नहीं देंगे। तो दैट इज व्हाई इनिशियल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट जो है रॉबर्ट नॉजिक की एंटाइटलमेंट थ्योरी है उससे लिंक किया जाता है। तो एंटाइटलमेंट थ्योरी एंड इनिशियल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉपर्टी का है वो रॉबर्ट नॉजिक से लिंक करना, और हाइक से आप लोग लिंक कर सकते हो किसको? इकोनॉमिक सक्सेस को।
फोर्थ इसमें इन्होंने दिया है द नोशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी इज डिजाइन टू एंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव क्राइटेरिया सेलिएंट टू वन स्फीयर डजंट इंपिंज ऑन द अदर स्फीयर वेयर डिफरेंट क्राइटेरियाज आर एप्रोप्रिएट। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, कैसे पता चलेगा? इसमें दो बहुत कॉमन कोटेशंस दिए उन्होंने, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी एंड सेलिएंट टू वन स्फीयर। सफीर मैंने आप लोगों को अगर देखोगे पुरानी वीडियो जाके मैंने बताया था, माइकल वाल्जर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, उस बुक का नाम है सफीर्स ऑफ जस्टिस। जाओ देखो और गूगल पे सर्च कर लो, सफीर्स ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? माइकल वाल्जर की बुक है। तो इसलिए दूसरा कॉन्सेप्ट माइकल वाल्जर ने दिया है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी और सफीर ऑफ जस्टिस दोनों जो है माइकल वाल्जर के हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी भी उन्होंने डाला हुआ है और सफीर ऑफ जस्टिस वर्ड को भी मेंशन किया है। तो क्लियर हो जाता है ये दोनों जो है माइकल सैंडल के हैं क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया और आप लोग सॉल्व करने की कोशिश भी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैपिटलिज्म कॉन्स्टेंटली नीड टू एक्सपेंड इनटू नॉन कैपिटलिस्ट स्टेट। देखो ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा है कि कैपिटलिज्म जो है वो हमेशा कोशिश करता है अपने आप को एक्सपेंड करने की और ज्यादातर नॉन कैपिटलिस्ट स्टेट में उसको एक्सपेंड करना है। किसने ये कॉन्सेप्ट कहा? मार्क्स ने कहा, रोजा लग्जमबर्ग ने कहा, लेनिन ने कहा या एजी फ्रैंक ने कहा? है मार्क्स भी, लग्जमबर्ग भी और लेनिन भी सारे जो हैं ये मार्क्सिस्ट हैं, मगर ये जो कॉन्सेप्ट है वो रोजा लग्जमबर्ग ने कहा है। रोजा लग्जमबर्ग क्या कहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं हम बाकी चारों को छोड़ देंगे, सबको पढ़ेंगे, सबकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर में आएंगे आप लोगों को। रोजा लग्जमबर्ग ये बात कह रही है कि कैपिटलिज्म को 3-4 चीजें चाहिए। जब भी जो कैपिटलिज्म जो है, रोजा लग्जमबर्ग ये कहती है कैपिटलिज्म अपने आप को एक्सपेंड करता है नॉन कैपिटलिस्ट कंट्रीज में। क्यों करता है एक्सपेंड? क्योंकि कैपिटलिज्म को 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है भाई उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, दूसरा चाहिए होता है कैपिटलिज्म को मार्केट, राइट, और तीसरा कैपिटलिज्म को क्या चाहिए होता है? चीप लेबर, राइट। चीप लेबर, मार्केट और रिसोर्स, ये कैपिटलिज्म को हमेशा कहां मिलेगा? नॉन कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में नहीं मिलेगा। चीप लेबर, रिसोर्सेज मतलब क्या मिलेंगी? रिसोर्सेज रॉ मटेरियल उनको चाहिए, राइट। मार्केट क्या चाहिए? टू सेल देयर प्रोडक्ट, वो अपना प्रोडक्ट भी तो कहीं सेल करेंगे ना जो प्रोड्यूस करेंगे। और तीसरा ऑब्वियसली चीप लेबर, नॉन कैपिटलिस्ट कंट्री वो अमीर नहीं है, वहां गुर्बत है, गरीब है लोग, तो ऑब्वियसली वो जितना आप मनी दोगे उस चीप मनी पे भी वो काम करने स्टार्ट करेंगे, उनको पैसा चाहिए। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट किसका है भाई? रोजा लग्जमबर्ग का है कि कैपिटलिस्ट कॉन्स्टेंटली नीड टू एक्सपेंड इनटू नॉन कैपिटलिस्ट एरिया। तो ये 3 रीजन वो देती हैं, बिकॉज ऑफ रिसोर्स, मार्केटिंग एंड चीप लेबर, राइट। उसके बाद इसके जो दूसरे 2 ऑप्शन है उनको बिल्कुल मत इग्नोर करना। देखो लेनिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जो बहुत ज्यादा कॉमन आता है और मैं तो प्रेडिक्ट करता हूं कि आएगा फिर से आप लोगों को। लेनिन कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेनिन का है, व्हेन गॉड ऑफ प्रोलिटरिएट, राइट, कि हम लोगों को प्रोलिटरिएट, मजदूर लोगों की भी आर्मी चाहिए, व्हेन गॉड ऑफ प्रोलिटरिएट, राइट, लीडर चाहिए मजदूर लोगों के भी। और दूसरा एक लेनिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉमन आता है, जाके देख लेना, इंपीरियलिज्म एज द फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म एज द फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये लेनिन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉमन पूछा जाता है। और तीसरा ऑप्शन था इसमें एजी फ्रैंक। एजी फ्रैंक को कौन नहीं जानता? पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो एंड्रे गुंडे फ्रैंक को जानते हो, वो डिपेंडेंसी थ्योरी पे लिखते हैं भाई, ठीक है, बहुत सारा कुछ पूछा जाता है उन पे डिपेंडेंसी थ्योरी पे। रोजा लग्जमबर्ग की एक बहुत और इंपॉर्टेंट बुक आप लोगों को बता देता हूं जिसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, और वो 2 आखिर गड्ढे पूछे जाते हैं, याद रखना। एक आ गई रोजा लग्जमबर्ग और एक आ गया डेविड हार्वे, राइट। रोजा लग्जमबर्ग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, उसका नाम है द अकमुलेशन ऑफ कैपिटल, द अकमुलेशन ऑफ कैपिटल, राइट। और इसी तरह डेविड हार्वी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, उसका नाम है अकमुलेशन बाय डिस्पोसेशन, राइट। सो अकमुलेशन ऑफ कैपिटल है रोजा लग्जमबर्ग की और अकमुलेशन बाय डिस्पोसेशन है डेविड हार्वी की। कंफ्यूज मत होना, अकमुलेशन बाय कैपिटल रोजा लग्जमबर्ग की, अकमुलेशन बाय डिस्पोसेशन आ गई डेविड हार्वी की, राइट। सो these 2 books very important books, don't confuse between the 2. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज यूज द टर्म अ कंफर्टेबल, स्मूथ, रीजनेबल, डेमोक्रेटिक ऑन फ्रीडम फॉर एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, डेवलपिंग सोसाइटीज,
पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज और कम्युनिस्ट स्टेट्स। मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भाई इसीलिए दे देता हूं ताकि लंबे टाइम के लिए आप लोगों को याद रहे कि एक्सप्लेनेशन भी दी थी, तो इसलिए हम याद रख लेंगे, एक्सप्लेनेशन से याद रहता है क्वेश्चन। हर्बर्ट मार्क्यूज ने क्यों ये टर्म यूज किया था, किस चीज के लिए यूज किया था? कंफर्टेबल, स्मूथ, रीजनेबल, डेमोक्रेटिक, अनफ्रीडम। एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए, डेवलपिंग सोसाइटी के लिए, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के लिए, या फिर कम्युनिस्ट स्टेट के लिए? तो इसका आंसर है एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए हर्बर्ट मार्क्यूज ने अ कंफर्टेबल, स्मूथ, रीजनेबल एंड डेमोक्रेटिक, अनफ्रीडम वर्ड यूज किया था। क्यों किया था याद रखना आप, क्यों ये वर्ड हर्बर्ट मार्क्यूज ने यूज किया? हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं कि जो मॉडर्न टाइम में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें हम लोगों को टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर गई है। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी ने हम लोगों के दिमाग को मतलब ओवर पावर कर दिया, पूरा कंट्रोल कर दिया है। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, बट एक्चुअल में अगर हम देखोगे हम फ्री नहीं हैं, हम अनफ्रीडम हो गया हमारे से। टेक्नोलॉजी ह्यूमन रेशनैलिटी को ओवर पावर कर गई है, ये हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं। इसीलिए इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट तो ये क्वेश्चन हो गया कि हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने हमारी ये हालत कर दी, तो एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसका आंसर है, राइट। एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी से क्या आया? टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी ने हमें क्या कर दिया? ओवर पावर कर दिया। हमारी ह्यूमन बीइंग की रेशनैलिटी को टेक्नोलॉजी क्या कर गई? ओवर पावर कर गई, और अब हम टेक्नोलॉजी के अंडर आ चुके हैं। अब हमारे पास कुछ रहा नहीं है, हम सोचते हैं फ्री हैं बट हम फ्री नहीं हैं, राइट। और दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, बहुत ही कॉमन आता है, जाओ देख लो प्रीवियस पेपर में बहुत बार आया है, वन डायमेंशनल मैन। वन डायमेंशनल, याद रख लेना, वन डायमेंशनल मैन उनका कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अब इंसान जो है सिर्फ एक ही काम के लिए रह गया, वो फ्री नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के अंडर हो गया है, वो फ्री सोच भी नहीं पा रहा है, वो बस मतलब ही इज नो मोर, हिज रेशनैलिटी इज नो मोर कंसिडर्ड as rational or dignified, right? So he is the technological rationality has overpowered the human's rationality, right? So human being is now considered as a one dimensional man, right? तो इस चीज को मत भूलना, ये हर्बर्ट मार्क्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, राइट। अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से आ गया है मैच करना आप लोगों को बुक्स को। देखो भाई बहुत ही इजी बुक्स है, और इन सब में मेरी जो फेमस बुक है मैं आप लोगों को बताऊं, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन्स। ये बहुत कॉमन बुक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है, और ये आती भी बहुत है। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन जो है मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने लिखी है, ये फर्स्ट बुक। दूसरी जो बुक है वो भी मेरी बहुत फेमस बुक है, बनानास बीचेस एंड बेसिस। ये बुक किसने लिखी है? याद रखना, बनानास बीचेस एंड बेसिस जो है सिंथिया एनलो ने लिखी है बुक, और सिंथिया एनलो जो है फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्कॉलर हैं, फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन इनको कहा जाता है। क्यों उन्होंने ये बुक लिखा? वो कहते हैं कि जब भी कहीं वार होता है, जब भी कहीं क्लैश होता है, चाहे वो वार इंटरनेशनल स्फीयर की बात करते हैं, बट मैं बताता हूं जहां भी कम्युनल वायलेंस भी होता है, वो कहती हैं कि वर्स्ट सफर जो होती हैं वो वुमेन होती हैं। जहां पर भी वार होता है, सबसे गंदा अटैक अगर किसी पे होता है, रेप होते हैं, मोलेस्टेशन होता है, हरासमेंट होता है, वो सबसे ज्यादा अगर सफर करती हैं वार में, इंटरनेशनल एरिया में भी, तो वो वीमेन सफर करती हैं। तो इसलिए इनकी ये बहुत कॉमन बुक है, बनानास बीचेस एंड बेसिस। किसका बुक है? याद रखना, सिंथिया एनलो का बुक है, और सिंथिया एनलो जो है फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन है के स्कॉलर है, राइट। तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन जो है मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का है। उसके बाद द सेकंड सेक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बिल्कुल मत भूलना, आएगी फेमिनिस्ट के क्वेश्चन में, कंप्लेक्स करके पूछा जाता है, बीच में डाला जाता है इसको शफल करके। तो सिमोन डी बिहेवियर की जो है, ये नीचे लिखा गया है, सिमोन डी बिहेवियर की जो सेकंड सेक्स बुक है वो है, राइट। तो इसमें जो लास्ट बुक जो है द फैमिली मिस्टेक जो बुक है वो है भाई, फैमिली मिस्टेक जो बुक है वो है बेटी फ्रीडमैन की, राइट। बेटी फ्रीडमैन जो है वो, ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, बट फिर भी जो बाकी तीन की बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यही था क्वेश्चन पेपर में, आज के क्वेश्चन पेपर में जो अभी तक मैं सॉल्व कर पाया। इस क्वेश्चन पेपर का बाकी बचे हुए पार्ट को फिर से सॉल्व करेंगे। टाइम बहुत हो चुका है, रात के 3-4 बज चुके हैं भाई, मैं भी सोता हूँ वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। वीडियो को देखो, जाते जाते थोड़ा सा हार्डवर्क कर रहे हैं, कमेंट अगर आप लोग कर दोगे, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा कमेंट जरूर करना, और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेष तैयारी करो। ये सप्लीमेंट है एक मेरी तरफ से आप लोगों को, फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, एंड तक प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी जगह आप लोगों को एडमिशन दिलाना
तो मेरे चैनल को वॉच करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।